नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। दिल्ली का चुनावी पारा जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नेताओं की जुबान फिसलने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। मुद्दों को परे रखकर सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए किस किस तरह से निजी हमले किए जा रहे हैं उसकी झलक आए दिन नेताओं की रैलियों में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री अपने विरोधी का नाम लिए बिना उन्हें जंगल जाने की सलाह देते हैं तो विरोध प्रदर्शन को अपना अधिकार मानने वाले केजरीवाल उपद्रवी गोत्र के व्यंग को अपनी जाति से जोड़कर हंगामा कर देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मोदी को प्रचारक तो केजरीवाल को धन्यवाद बता रही हैं। कोई किसी के डीएनए पर सवाल उठा रहा है तो कोई किसी को बेडरूम में न घुसने की चेतावनी दे रहा है, वो भी ऐसे दौर में जब एक तरफ पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी सत्ता में है तो दूसरी तरफ देश की तस्वीर बदलने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन राजनीति के इस दौर में शब्दों की गिरती मर्यादा से क्या समाज अछूता रहेगा? क्या नेताओं को उसी सम्मान से देखा जाएगा जिसके हकदार वो खुद को समझते रहे हैं, या यूं कहें अब तक जनता ने समझा है? आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। बस्तर के कांकेर में बड़ा नक्सली हमला, पुलिस पार्टी पर हमले में टीआई समेत 6 जवान शहीद। प्रचार के आखिरी हफ्ते में आप और बीजेपी के बीच बढ़ती तू-तू मैं चंदे के सवाल पर बीजेपी ने की घेराबंदी तो गोत्र विवाद में उलझाकर केजरीवाल ने ली खबर। अमित शाह से मुलाकात के बाद नरेंद्र टंडन ने वापस लिया इस्तीफा। किरण बेदी से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी, अपमानित करने का लगाया था आरोप। उमा भारती ने बीजेपी के सामने खड़ी की बड़ी मुश्किल, कहा पीएम भी मानते हैं जीतन राम मांझी को गरीबों का मसीहा। प्रोटोकॉल तोड़कर सुषमा स्वराज से मिले चीन के राष्ट्रपति। मई में होने वाले मोदी के दौरे और दूसरे कई मसलों पर हुई बात। और पाकिस्तान में महिला टीचर्स ले रही हैं हथियार चलाने की ट्रेनिंग। आतंकियों के संभावित हमले से निपटने की तैयारी। पेशावर की घटना के बाद सतर्क हुई सुरक्षा एजेंसीज। पिछले लोकसभा चुनाव को अगर याद करें तो एक बयान आया था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी बेटी की तरफ से। इसमें कहा गया था बीजेपी नीच राजनीति कर रही है। उसी नीच शब्द को बीजेपी के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीच जाति से जोड़कर जमकर हमला बोला था और कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, आज सत्ता में बीजेपी है और कुछ वैसा ही मौका बीजेपी ने एक विज्ञापन के बाद आम आदमी पार्टी को दे दिया है। विज्ञापन में कार्टून है और कार्टून में केजरीवाल को उपद्रवी बताते हुए उनके गोत्र तक पर सवाल उठाया गया है। जाहिर है केजरीवाल का पलटवार लाजमी था। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पहुंचकर कार्रवाई की अपील की तो बीजेपी इस पर सफाई देकर बचने का रास्ता निकाल रही है। लेकिन सवाल यह है कि देश की सत्ता में बैठी पार्टी हो या बदलाव की सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी, शब्दों की मर्यादा आखिर सभी के सभी क्यों भूल गए हैं? तो हम आपको पहले दिखाते हैं बीजेपी के प्रचार के लिए जारी वो कार्टून जिसमें आप नेता अरविंद केजरीवाल को उपद्रवी बनाने के चक्कर में उनके गोत्र तक को निशाना बना दिया गया। हालांकि आप सबने पढ़ा होगा, अखबारों में बाकायदा आज दिखाया गया था। बीजेपी की इस कार्टून से पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर और उसके साथ साथ केजरीवाल ने भी मौका छोड़ा नहीं, चुनावी मुद्दा बनाते हुए बीजेपी से माफी मांगने तक को कह दिया। तो बीजेपी के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को आगे करके सफाई भी देने में भी जुट गई है। आज बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे, क्योंकि बीजेपी अब जातिगत हमलों पे उतर आई है। जो एंटी नेशनल
थिंकिंग है, जो विचारधारा है, सोच है, आम आदमी पार्टी की अराजकता है, उसके ऊपर करी गई राजनीतिक टिप्पणी जो मेटाफोरिकली यूज की गई। मेटाफोर का मतलब आप सभी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इट डज नॉट नेसेसरली से for the particular purpose what we are trying to convey, and it has been twisted and misused by the Aam Aadmi Party. और इससे पहले भी दिल्ली पर दावा करने वाली तीनों राजनीतिक दलों की अगर बात करें, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर ऐसे शब्दों से हमले बोल चुकी हैं जो आसानी से गले नहीं उतरते हैं। सुनाते हैं आपको तीनों राजनीतिक दलों के नेताओं की वो बयानबाजी भी, एक एक कर सुनिए। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? एक में तो प्रचारक है जो सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं, और दूसरे में सिर्फ धरनेबाज है जो धरने ही देते रहते हैं। दो कमियां मिली भाजपाइयों को पिछले 3 साल में। हमने कहा भ्रष्टाचारी है, बोले नहीं। अपने भाई भतीजों को टेंडर दे दिए, नहीं। टिकट बेच दिए, नहीं। और कोई अपराध किया, नहीं। फिर क्या अपराध है? 2 अपराध है अरविंद केजरीवाल के। एक तो मफलर पहनता है, मैं तेरा छीन लिया क्या? दूसरा भाजपाई क्या कहते हैं? अरे खांसता बहुत है। मैंने कहा तुझे इसके बेडरूम में सोना है, खांसता है तो। और एक नजर डालते हैं बीजेपी की तरफ से जारी किए गए उन 2 कार्टून्स पर। एक में केजरीवाल को बच्चों की कसम खाने के बावजूद कांग्रेस का समर्थन लेने पर घेरने की कोशिश की गई है, तो दूसरी में अन्ना हजारे की तस्वीर को माला पहनाकर बीजेपी पर सवाल उठाए गए। ये कार्टून का सिलसिला शुरू हुआ था पिछले सप्ताह, जब केजरीवाल पर हमला करने के लिए बीजेपी ने ये रणनीति बनाई थी। गणतंत्र दिवस में केजरीवाल के निमंत्रण की मांग पर निशाना साधा किस तरह से वो यहां पर जो आज आई थी। आज की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये आज की तस्वीर है जिसमें केजरीवाल के गोत्र को उपद्रवी गोत्र कहा गया है। आपका उपद्रवी गोत्र केजरीवाल के लिए इस्तेमाल किया गया, और वहीं से पूरी सियासत शुरू हुई है। आज दिल्ली में इसको लेकर बाकायदा बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ, हमले किए गए। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पहुंची तो बीजेपी ने भी कहा कि वो चुनाव आयोग में अपनी सफाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, उन्होंने वही कहा है क्योंकि डीएनए उनका ऐसा है। बाकायदा इस तरह के बयान और दिए गए बीजेपी के नेताओं की तरफ से। तो ये पूरा कार्टून आज जो आप देख रहे हैं आपके सामने, इसके ऊपर पूरी सियासत दिल्ली में देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी इससे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्टून वापस लेने की बजाय हम तो केजरीवाल के डीएनए पर ही सवाल उठा रहे हैं। और जिस गोत्र की ये बात कर रहे हैं उस गोत्र का जो है वो अग्रवाल समाज गोत्र नहीं है, इनका गोत्र एनार्किस्ट गोत्र है, नक्सली गोत्र है। ये उस समाज के व्यक्ति हैं, तो ये अपना गोत्र बदलने की भी कोशिश ना करें। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल जबरन एक राजनीतिक व्यंग को जाति से जोड़ रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में जायज नहीं कहा जा सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं। का डीएनए है, राजनीतिक संदर्भों में की गई बात को वो एक दूसरा ट्विस्ट देना चाहते हैं। हम इस बात पर कायम हैं, जिस प्रकार का उनका अराजकता का, अवसरवादिता का और झूठ का व्यवहार राजनीति में है, उस संदर्भ में कही गई बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि गोत्र पर हमला करने के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। आज पूरे वैश्य समाज का अपमान किया है बीजेपी के लोगों ने, और इसके लिए अमित शाह और किरण बेदी जी को वैश्य समाज से और नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। आप किसी गोत्र को, किसी समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? जो वैश्य समाज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो वैश्य समाज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान देता है, उस वैश्य समाज को गाली देने की घटना को
आम आदमी पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और हम सारे लोग चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और ये जो विज्ञापन जारी किया गया ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको यहां बता देते हैं कि दरअसल गोत्र होता क्या है, गोत्र का अर्थ क्या है। वो जो वंश को एक तरह से जो पूर्वजों का जो होता है अटूट क्रम में जो चला आता है, पाणिनि के मुताबिक लगातार एक के बाद एक जब पीढ़ी आगे बढ़ती है, संतति जो है उसी का आधार जो गोत्र है वो किसी समूह के प्रवर्तक अथवा प्रमुख व्यक्ति के नाम पर चलता है। अधिकतर गोत्र किसी ऋषि मुनि के नाम पर होते हैं, आप सभी जानते हैं। और अब हम आपको सुनाते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के वो बयान जो चुनावी भाषणबाजी के गिरते स्तर की गवाही देना शुरू कर चुके थे 2014 में कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उन्हें इस महान देश की संस्कृति, मर्यादा और उदारता की परंपरा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नीच सोच और बातें उन्हें और देश की राजनीति को शोभा नहीं देती। सत्य पचा नहीं पाने के कारण आप मेरी जाति पे गाली देने पर उतरे हैं। आपने ये कह दिया ये नीच की राजनीति है। भाइयों बहनों, मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? तो ये 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले के दो साउंड बाइट आपको सुनाए थे। उस वक्त सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे पर किस तरह से हमला किया था। और आज बीजेपी सत्ता में है और उसके बाद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर कार्टून के जरिए जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी गहरी आपत्ति जताई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। राजीव त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस के, शिखा राय नेता बीजेपी, रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, इरफान जो कि कार्टूनिस्ट हैं बहुत वरिष्ठ हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इरफान, आपसे तो मैं सबसे पहले ये जो कार्टून जिस पर इतना विवाद हुआ है, इसी कार्टून को थोड़ा बेहतर तरीके से, क्योंकि कार्टून बात को कहने का तरीका होता है, व्यंग्य को कहने का भी तरीका होता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और जिसको लेकर पूरे दिन भर से आज सियासत हो रही है, मैं आपसे ये पूछूं कि इसी कार्टून को, इसी व्यंग्य को अगर दूसरे खूबसूरत अंदाज में, जिसमें बात भी आ जाए, जिसमें सटायर भी आ जाए, जिसमें कहने वाले की भावना भी आ जाए और इस तरह के बवाल भी न हो, वो कैसे हो सकता है, वो आप हमें दिखाइए। और उसके बाद राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, शिखा राय बीजेपी से है। शिखा राय, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की सियासत हो रही है और आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, शिखा राय, अभी हम सुन रहे थे उपाध्याय जी को, आपके दिल्ली के अध्यक्ष को, कि राजनीतिक संदर्भ में कही गई बात को आप दूसरे संदर्भ में कैसे जोड़ रहे हैं। तो राजनीतिक संदर्भ में कही गई बात को तो राजनीतिक संदर्भ में ही जोड़ा जाएगा। ये गोत्र का आइडिया कहां से आया, ये ख्याल कहां से आया जो कार्टून बनाने के लिए जब दिया गया था, तो ये कौन प्रूफ चेक करता है? रीना, शिखा जी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि राजनीतिक संदर्भ में कही हुई बात को राजनीतिक रूप में ही लेना चाहिए। और राजनीति में कोई भी जो नेता है, जो लीडरशिप देता है, उसका कोई गोत्र नाम से नहीं होता है, क्योंकि वो सबका नेता होता है, वो किसी एक गोत्र को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। इसलिए जब ये कहा गया कि उपद्रवी गोत्र है से संबंध रखते हैं, या उसको जो पूरी लाइन है कि वो अब भी ये कहेंगे, उसका अर्थ यही है, उन्होंने स्वयं कहा है कि हाँ मैं अराजकतावादी हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी और ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है। तो उनको उसी संदर्भ में जब उन्होंने कहा कि हाँ अगर मैं अराजकतावादी हूँ तो मैं हूँ, तो उसी बात को लेकर के ये कहा गया है कि वो उपद्रवी गोत्र यानी क्लैन। मेरे को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए तो मैं समझा पाऊं, जो भी हमारा मतलब था इसको मैसेज देने का, मैं वो बात अपनी बता पाऊं कि वो अराजकतावादी गोत्र यानी उस क्लैन से संबंध रखते हैं जो आज उनके इर्द गिर्द वो क्लैन है राजनीतिक,
जो एक ग्रुप बना है, जो क्लैन जिसको हम गोत्र कहते हैं, वो यही होता है कि आप वंश से गोत्र होता है और वो राजनीतिक गोत्र की बात हो रही है। तो उसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि हाँ मैं अराजकतावादी हूं, तो उसी उपद्रवी गोत्र की यहाँ पर बात कही गई थी कि वो उनका वही उपद्रवी जो अंदर का है, जब वो बात करता है, बोलता है तो अराजकतावाद फैलाता है और वही विद्रोह, हर सिस्टम के खिलाफ उनका विद्रोह की बात करता है। तो इसीलिए इस कार्टून या इस कैरिकेचर के माध्यम से वही एक मैसेज देने की बात थी। जी बने रहिए। आपने मेरे सवाल का जवाब इसमें नहीं मिला, लेकिन रीना गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं आप। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा शीर्ष नेतृत्व की आज आपात बैठक बुलाई। क्या वाकई में ये इतना बड़ा विषय है कि इसे जातिगत रूप जो कहा जा रहा है आपके साथी विपक्ष के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, कि राजनीतिक संदर्भ में कही हुई बात को जातिवादी रंग दे रही है आम आदमी पार्टी, क्या सही है ये बात? मीना जी, हमें ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी दिल्ली में बुरी तरह डरी हुई है, वो लोग बौखलाए हुए हैं और इसी के कारण जो उनकी कैंपेनिंग है वो दिन पे दिन एकदम नीचे स्तर पर गिरती जा रही है। सारी मर्यादाओं को उन्होंने पार कर लिया है। पहले उन्होंने अन्ना जी के फोटो पे माला चढ़ाई और आज उन्होंने उपद्रवी गोत्र इस तरह की बातें कही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दिल्ली के जितने भी सर्वे हैं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। हमें 11% की बढ़ोतरी दिल्ली में दिखाई जा रही है वोट परसेंटेज में। तो इस तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है। उन्होंने अब पूरा कैबिनेट बंद किया हुआ है। अरुण जेटली जी, निर्मला सीतारमण जी, सबको दिल्ली में भेज दिया है प्रचार प्रसार करने के लिए। पूरी सरकार ठप करके वो दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। और इस तरह की भाषणबाजी करना और इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल करना। जी आती हूं आपके पास रीना गुप्ता जी, कुछ परेशानी तकनीकी है। विनोद अग्निहोत्री जी, ये बीजेपी ने सोच समझ के बाकायदा किया है, क्योंकि पूरी इनकी जो कैंपेन कमेटी है उसमें बड़ा थिंक टैंक शामिल है। कार्टून के जरिए हमला करना है, ये भी सोच समझ के तय किया गया था। तो ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसके पीछे कितनी गहरी सोच होगी और कितना हमले की उम्मीद इनको थी कि इस पे हमला होगा इस तरह से? देखिए, वो जो अभी शिखा जी कह रही थी, मुझे लगता है आइडिया तो वही था कि उनका जो अराजकतावादी आरोप जो उनके ऊपर है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो गोत्र का मतलब वो माना जाए। लेकिन उनको ये अंदाज नहीं था कि अरविंद केजरीवाल इसको उसी तरह का वही तीर चलाएंगे जो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के बयान के बाद चलाया था। जी भाजपा चूंकि इस तरह का काम कर चुकी है। जब प्रियंका गांधी ने कहा था कि नीच राजनीति की जा रही है, तो उनका मतलब किसी नीची जाति से नहीं था। लेकिन मोदी जी ने अपने चुनाव भाषण में, आपने भी खुद दिखाया भी, उसको नीची जाति से जोड़कर दलितों और पिछड़ों का, उत्तर प्रदेश में दिया था भाषण वो, और उसको उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा दे दिया और जातीय रंग दे दिया था। वही काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने किया है भाजपा के ऊपर। भाजपा ने निश्चित रूप से जब गोत्र शब्द का इस्तेमाल किया तो उसमें कहीं उसकी कोई मंशा ये नहीं थी कि वो कोई वैश्य समाज को टारगेट कर रही हो। वैश्य समाज को भाजपा क्यों टारगेट करेगी? क्योंकि वो तो उसका वोट बैंक है। लेकिन बड़ी चतुराई से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने वही कार्ड खेल दिया जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने खेला था कांग्रेस के खिलाफ। और अब उसकी सफाई देनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति क्या है कि हर्षवर्धन 2013 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा था। हर्षवर्धन को जिस तरह किनारे किया गया, उससे इस चुनाव, और किरण बेदी को लाया गया, उससे इस चुनाव में भाजपा दिल्ली के वैश्य समाज में एक असंतोष है। जी अरविंद केजरीवाल चूंकि स्वयं उस समुदाय से आते हैं, वो उसको बराबर एक वोट बैंक के रूप में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, मैं बनिया हूं, मैं व्यापार करना जानता हूं, यानी उस पर हैमर कर रहे हैं उस चीज पर। तो ये उन्होंने एक नया राजनीतिक दांव खेला है। अब वो बात जाति तक आ गई, अब वो भाजपा के लिए मुश्किल पड़ रहा है। इसीलिए पीयूष गोयल को आगे किया गया। जी मतलब सफाई देने के लिए सतीश उपाध्याय के साथ पीयूष गोयल को बैठाया गया। यानी कहीं ना कहीं भाजपा को अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता हो गई। तो ये चुनाव में इस तरह के दांव पेच होते हैं। और ये देखिए, भारतीय समाज का सच जो है जाति है, वो यथार्थ है। और जिस चुनाव में जाति की चर्चा ना हो तो बड़ा आदर्श किस्म का चुनाव हो जाएगा। तो जो चुनाव जाति के रंग से बाहर निकला हुआ था, उसको जातिगत रंग देने में अरविंद केजरीवाल ने बाजी मार ली, यहाँ पे ये कहें राजीव त्यागी जी? देखिए, जो स्थितियां हैं, जो विनोद अग्निहोत्री साहब ने कहा है, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जिस चुनाव में जाति और धर्म की बात ना हो, 52 से हम लोग बात देख रहे हैं, वो चुनाव वाकई में बहुत अच्छा चुनाव हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जाति और धर्म आज भी बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि हम किस तरह से किसी भी प्रदेश का या देश का विकास कैसे करेंगे, क्या हमारा
सूत्र होगा लोगों की आय बढ़ाने का, लोगों का जीवन बढ़िया करने का, ह्यूमन डिसीज क्या होंगे, इस पे बहस हो तो बात ठीक है। लेकिन केजरीवाल जी आज जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं चुनाव में किसी से समर्थन नहीं लूंगा, चुनाव में दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, जिस व्यक्ति ने कहा था इंडियन अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में कि हम लोग कभी भी पॉलिटिकल पार्टी का गठन नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से शुरू से राजनीति में आने की इच्छा रखते थे और राजनीति में आकर के वो लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य करेंगे। और उलट बांसियों के लिए केजरीवाल जी को निश्चित रूप से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मिलना चाहिए, इसमें कहीं को संशय नहीं है जो उलट बांसियां उन्होंने की है। और जिस तरह का यू टर्न मीना जी मोदी जी कर रहे हैं काले धन से लेकर के अन्य मुद्दों पर, और जिस तरह के वो भाषण देते हैं, कोरे कोरे भाषण देते हैं, और जिस तरह 9.5 लाख का सूट पहन करके वो चलते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग बाग देख रहे हैं सब चीजों को। क्योंकि 9.5 लाख का सूट पहनने का मतलब ये कम से कम 20 टॉयलेट गांवों में बन जाते, और 20 टॉयलेट बनते तो शायद स्वच्छ भारत का निर्माण की प्रक्रिया में कहीं कोई बढ़ोतरी होती। ये जानकारी कहां से आई राजीव त्यागी जी? आपका सोर्स क्या है ये भी बताइएगा। लेकिन इरफान आपके पास आते हैं, ये जो आपने कार्टून बनाया है, कार्टून का मतलब हम एक घंटे की बहस जो कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शक के लिए, उसे आप 1 मिनट में यहाँ पर उतार देते हैं स्केच के जरिए। तो जरा बताइए, समझाइए कि ये कार्टून कैसे अल्टरनेट हो सकता था उसका, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, और शायद इतना बवाल भी नहीं होता, सिर्फ इसी रूप में लिया जाता है इसको। देखिए, मेरा कोई अधिकार वैसे बनता नहीं है कि किसी को मैं करेक्ट करूं किस तरह से, जिसको बनाना चाहिए था उसने अपने हिसाब से बनाया है। बेसिकली वो एक तो इलस्ट्रेशन है, कार्टून तो है नहीं कहीं से भी, जिसको कैके बनवाया गया है, जैसे जैसे कहा गया उसने वैसा बना दिया है। और इसी कारण उस कार्टून के अंदर कई तरह की खामियां आई, जिससे बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया। ये बेसिकली जो शुरुआत के जो पाठशाला होती है कार्टूनिंग की, उसमें ये सीखी जाती हैं बातें जो उस कार्टून के अंदर साफ दिखाई दे रही है कि बनाने वाले ने शायद उसको सीखा नहीं है, और जिसको हम लोग बिल्कुल देख कर बचा के चलते हैं। तो एक जो बात सबसे ज्यादा आई है, सबसे पहले देखने पर मैंने सुबह उठ के मैंने भी देखा जिस तरह से और लोगों को आई कि माला जो डाली गई थी अन्ना जी के चित्र के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए थी। उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, हम लोग सिंबॉलिक चीजें देते हैं उनमें साइड में, जैसे कि कोई भी आपने चित्र बनाया और उस पर आप लिख सकते थे, आपके कहने का तात्पर्य शायद उनका यही था कि अन्ना जी के जो सिद्धांत थे उनकी बलि दे दी गई है, उनको खत्म कर दिया गया है जी। तो अन्ना जी का चेहरा ना होते हुए सिर्फ ये लिखते कि अन्ना के सिद्धांत और विचार, उनकी मौत हो गई है उनके घर के अंदर। दूसरा केजरीवाल बनाया मैंने, केजरीवाल जी जो है वो अपने बच्चों की कसम नहीं खिलवाना चाहिए। जैसे कि हम किसी की माँ है, बुजुर्ग फादर है, उसको नहीं लेकर के आते हैं, कभी भी उनके साथ में उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं, बच्चों का नहीं, बच्चे भी उसी तरह, बच्चे तो और ज्यादा मासूम होते हैं जी। तो बच्चों की कसम नहीं खिलाते हुए कह रहा भूख हड़ताल करूंगा, कोई कसम भी नहीं खाऊंगा जी, मतलब भूखा रह जाऊंगा, कसम भी नहीं खाऊंगा, कुछ तो खाया नहीं जाता है। तो ये एक मजाक वाली बात है। अब इसको जैसे भी वो ले सकते थे, ये एक आसान तरीका है कहने का जी। मैं आपको एक कुछ और भी चीजें बताऊंगा कि कार्टून में कितनी बारीकी से देखा जाता है जी, प्लीज, और कहाँ रोका गया। मैं बताऊंगा आपको कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक बहुत बारीकी से देखा गया चीजों को। चुनाव आयोग ने जी, मैंने चुनाव आयोग के लिए भी कई कार्टून्स बनाए, आपको पता होगा कि एग्जीबिशन भी मैंने लगाई थी जी। तो वो अभी जैसे आज शिकायत की गई है, आज के दो तरह की चीजें हुई है। एक तो चित्र वाला कार्टून आज कल जारी हुआ था, कल चित्र पे आपत्ति हुई थी, आज शब्दों पर आपत्ति हुई है जी। दो तरह की चीजें हुई हैं। शिखा राय के पास चलते हैं, क्योंकि आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया है। तो शिखा राय, केजरीवाल का एक बड़ा आरोप, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा आरोप ये है कि चुनाव आयोग से परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, उनसे परमिशन लिए बिना क्या आपने इस कार्टून को बाहर प्रकाशित करवाया है? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज का सवाल है कि कोई बिना प्रेस में, पेपर में अगर देगा तो क्या वो प्रचार के लिए उसकी परमिशन नहीं लेगा? तो आपने परमिशन ली थी, और अगर ऐसा है तो वो तो कह ही चुके हैं, तो वो तो कह ही चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का काम है ना इस बात को देखना, वो तो कह ही चुके हैं अपनी बात चुनाव आयोग के सामने जी।
मैं मीरा जी ये बात पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये इस उपद्रवी गोत्र वाले 2 शब्दों के ऊपर तो बहुत आपत्ति है, और जो जातिवाद का रंग केजरीवाल जी देना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने लगे हैं वो, और इस बात को वो भी अच्छी तरह से समझते हैं और जनता भी समझती है कि आज उनको लगा कि इन शब्दों को इस्तेमाल करके एक वोट बैंक को टारगेट करो और शायद इस चीज का हम दूसरी तरह से नेगेटिवली इस्तेमाल कर पाए। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हम चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में सामने वाले विरोधी के खिलाफ की बात करते हैं और अपने मुद्दों की बात करते हैं। जब वो जनता के बीच में जाकर के केजरीवाल जी ये कहते हैं कि पैसा ले लो और तब वोट दो, और अगर वो पैसा न देने आए तो ऑफिस में पहुंच जाओ, तो मुझे मैं केजरीवाल जी के सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये राजनीति का है जो वो लोगों को सिखाना चाहते हैं? क्या इसके बलबूते शिखा राय, ये बात और ये काम जो आप आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पे, ये आप 2014 के आम चुनावों में कर चुके हैं। सोनिया गांधी ने जो कुछ कहा उसको पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और खास करके नरेंद्र मोदी ने जिस तरह हथियार के रूप में काम में लिया और उसका फायदा भी हुआ, क्या वही फायदा आम आदमी पार्टी को होता दिख रहा है जिसकी परेशानी है आपको? और रीना गुप्ता, वाकई में क्या ये बहुत बड़े फायदे के रूप में पार्टी के हाथ में कुछ आ गया है? ऐसा रास्ता तो बीजेपी ने दिखा दिया ना जी जी कि भाई ये भी मीना जी, हम तो मुद्दों की राजनीति करने आए हैं और हम मुद्दों की बातें कर रहे हैं दिल्ली में। आप देखिए, हम पहले दिन से सिर्फ मुद्दों की बातें कर रहे हैं और हमने रिक्वेस्ट किया किरण बेदी जी को आप डिबेट के लिए भेजिए, लेकिन भाजपा जो है, क्योंकि उसके पास दिल्ली में मुद्दे ही नहीं है, तो वो चुनाव को इधर उधर भटकाने की कोशिश पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। किरण बेदी के कृष्णा नगर के कार्यालय में जिस तरह से हमला हुआ है, किरण बेदी के कार्यालय में हमला हुआ है, कुछ तस्वीरें आ रही है, कुछ ही देर में आपको दिखाते हैं। जी रीना गुप्ता, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, तो मैं यही कह रही थी, क्योंकि भाजपा के पास कोई दिल्ली के लिए मुद्दे ही नहीं है। हम कह रहे हैं हम दिल्ली में बिजली और पानी की दरें कम करेंगे, तो मोदी जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नक्सली हैं, उनको जंगल में चले जाने चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना क्या उनको शोभा देता है? जी, वो दिल्ली की जनता के लिए उनके क्या वायदे हैं वो उनके बारे में क्यों नहीं रखते? वो किरण बेदी जी को क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी के साथ डिबेट करने के लिए भेजते हैं? अगर उनका दिल्ली के लिए कुछ उनका कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी तस्वीर है। किरण बेदी के दफ्तर के बाहर जो हमला हुआ है उस पर वहां पर चश्मदीद जो थे वो क्या बोल रहे हैं वो सुनवाते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ? किरण बेदी के कृष्णा नगर के दफ्तर पर ये हमला किसने करवाया? इस तरह की खबरें आ रही है, पहले आपको सुनाते हैं चश्मदीद क्या कह रहे हैं। नहीं मान रहे, अंदर कार्यालय में आके हमारी महिलाएं भी बैठी थी यहाँ कार्यकर्ता, और उनसे यहाँ तक अंदर घुसाए और यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगे और मारने लगे। एक चीज हो गया, को हर हालत में दिखाना होगा। महिलाओं से बदतमीजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार किरण बेदी के कृष्णा नगर के दफ्तर से आ रहे हैं। कहा जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं कि वहां पर हमला हुआ है। किसने किया, क्यों किया, इसकी कोई वजह, इसका कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये कितना गंभीर है विनोद जी? वैसे आमतौर पर इस तरह की घटनाएं देखने में नहीं आती थी कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के दफ्तर पर हमला किया जाए, वो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कृष्णानगर क्षेत्र में, और वो भी तब किरण बेदी को, विनोद जी, किरण बेदी को उम्मीदवार बनाए जाने का प्रदर्शन, विरोध हो रहा है वहां पर, उनके घर के बाहर, कृष्णानगर के दफ्तर के बाहर। इस तरह की खबरें आ रही हैं और वकीलों के द्वारा, एडवोकेट्स के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। अच्छा, इसका क्या कारण है? हमारे तो पुराना उनसे झगड़ा है, वो तो वधवा कमीशन की रिपोर्ट भी है, वो जब लाठीचार्ज कराया था 30 जारी में उन्होंने, वो तो इसलिए वकील पूरे नाराज हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का हमला जो है चुनाव के दौरान, ये बड़ा गंभीर मामला है, और खासकर ऐसे समय जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है और केंद्र का ही शासन है, और इस समय ऐसे में कौन इस तरह की हिमाकत या हिम्मत कर सकता है? ये जांच का विषय है, और मुझे लगता है इसकी जांच करा करके तुरंत जो लोग दोषी हैं इसके, क्योंकि इससे चुनाव में एक हिंसा
फैलने की संभावना बढ़ जाती है। आरोप प्रत्यारोप तो खैर लगेंगे, वो तो राजनीति है, उसमें हो, लेकिन तुरंत पुलिस को जांच करके और जो लोग जिम्मेदार हो, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी के हो, किसी पार्टी के ना हो, उनको आपने बहुत महत्वपूर्ण चाहिए। पहलू की तरफ इशारा किया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है और दिल्ली में केंद्र की सरकार बीजेपी की है, उसके होते हुए इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए, हमले रोके जाने चाहिए, उससे पहले इस तरह की चीजों को सतर्कता होनी चाहिए थी। आखिर कैसे इसकी इतनी हिमाकत किसकी हो सकती है? दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल होगा। नाकामी दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। कुछ चश्मदीद वहां पर कुछ और बने हुए हैं, उनकी भी वहां से साउंड बाइट आ रही है। वहाँ से वो नारे लगाते हुए आए, मैडम किरण बेदी के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए आए, तख्तियां उनके हाथों में गलत रखी हुई थी और उसके बाद उन्होंने आते ही कार्यालय में उसके मारधाड़ शुरू कर दी। हमारे 1-2 बंदों के सर भी फट गए और खून निकल गया और वहाँ से वो इधर हॉस्पिटल गए हैं। और क्या कहते हैं, वहाँ से उसके बाद उन्होंने सारी तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ पे उन्होंने खड़े होकर बहुत अपशब्द बोले हैं मैडम के खिलाफ। और उसमें से मुश्किल से मुझे लगता है कि 4 या 5 ही वकील थे, बाकी सारे कोट पहन के दूसरे वकील के बीच में यहाँ गुंडागर्दी कर रहे थे। वकील लोग वहाँ से आ रहे थे, नारे लगाते हुए आ रहे थे और बहुत ही अभद्र नारे लगा रहे थे। यहाँ पे आके हमारे कार्यकर्ता अंदर बैठे थे और इन्होंने वकीलों ने यहाँ पे अचानक अंदर आके हमला कर दिया और लाठीचार्ज, उनके मतलब 2-3 जनों के सर में बहुत लाठियां मारी, उसको काफी ब्लड भी आया और उनके मतलब रुमाल भी खून भी आ गया और काफी देर तक उन्होंने हमारे साथ लड़ने की कोशिश करी। हमने उनको यही कह रहे थे कि हाँ भाई आप लोग जाओ, हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन वो नहीं मान रहे। अंदर कार्यालय में आके हमारी महिलाएं भी बैठी थी यहाँ कार्यकर्ता और उनसे यहाँ तक अंदर घुसाए और यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगे और मारने लगे। और हमारे सहयोगी अभिनव उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या खबर है? कौन ये जो एडवोकेट्स थे, क्या आप किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे? वहां पर कैसे पहुंचे? हमला करने से पहले पुलिस वहां पर आसपास कहीं दिखाई दे रही थी, नहीं दे रही थी? क्या हुआ, कैसे हुआ? जी देखिए मीना, ये करीब जैसे ही किरण बेदी के नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही वकीलों का एक ग्रुप है, किस पार्टी का है ऐसा कहना मुमकिन फिलहाल तो ठीक नहीं होगा। हालांकि मैं साफ कर दूं कि वकीलों जो वकील हैं वो भी यहाँ पर दोनों पार्टी के नुमाइंदे हैं, कई सारे वकील। और अभी से कुछ देर पहले, करीब घंटे भर पहले, वकीलों का एक ग्रुप पहुंचा किरण बेदी के कृष्णा नगर स्थित दफ्तर पर और वहां पर पहुंचकर शुरुआत में तो बातचीत से बात बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई और मारपीट तक नौबत आ गई। करीब 5-6 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। पुलिस के पहुंचने तक 3-4 लोगों को पहले सीसीटीवी वहां पर होंगे, कुछ जानकारी जल्दी ही पुलिस जांच करेगी तो मिल जाएगी। बिल्कुल, पुलिस अब सबसे पहले जो है सीसीटीवी की ही तलाश में लगी है। पुलिस के अलावा मीडिया के भी तमाम लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट उस वक्त हुआ क्या था, किन हथियारों का उपयोग किया गया था कि इतने ज्यादा लोग ऐसे गंभीर घायल हो गए कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस फिलहाल मौके पर है, मामले की जांच तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का यही कहना है कि लोगों से पूछताछ करने के बाद मामला भी दर्ज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, नजर बनाए रखिए, जब कोई अपडेट आता है तो जरूर बताइए आखिर कौन थे ये लोग। विनोद अग्निहोत्री जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत गंभीर मामला है, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक तरफ इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के तीखे हमले और उन हमलों में भी शब्दों की मर्यादा नहीं रखा जाना, और दूसरी तरफ इस तरह के हमले होना। नहीं, मुझे लगता है देखिए, जहां तक शब्दों की मर्यादा की बात है वो तो चुनाव के दौरान भाषणों में प्रचार, आरोप प्रत्यारोप, ये सब कोई आज से नहीं, ये लगते रहे हैं, पहले भी लगते रहे, बहुत तरह तरह के लगते रहे हैं। और मैं तो जितने चुनाव हमने कवर किए हैं, चूंकि अब मीडिया इतना तेज हो गया है, इतना उसका एक्सपेंशन हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, टीवी चैनल्स, अखबारों का, कि अब चीज़ें तुरंत सामने आ जाती हैं। वरना पहले बलिया के किसी जनसभा में या छपरा के किसी इलाके में किसी नेता ने भाषण में कोई बात कह दी, वहाँ के स्थानीय अखबारों में छप के रह गई, उसके बाद अब गली गली में झंडी जैसे नारे लगते रहे हैं। लेकिन इस तरह व्यक्तिगत हमले होना, व्यक्तिगत भी होते रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक नारे का आधा अंश ही बताया है। गली गली में झंडे हैं, झंडी है, उसके अगली जो गली गली में शोर है और नेता का नाम लेके चोर है, इस तरह से ये सब नारे भी मंच से लगाए जाते थे। तो लेकिन उसके बावजूद बड़े नेता थोड़ी मर्यादा रखते थे, कार्यकर्ता स्तर पर उस तरह होता, बड़े नेता आपस में। दिल्ली के चुनाव है सर। हाँ, ये और दिल्ली में मैं खासकर बात करूं, दिल्ली के में मैं तो जब से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव शुरू हुए 1993 में पहला चुनाव हुआ था विधानसभा गठित होने के बाद, तब से मैं चुनाव कवर कर रहा हूं, देख रहा हूं, देखा है हमने नजदीक से। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होते थे, मतलब आरोप प्रत्यारोप होते थे, सरकार नहीं चला सकते, शासन नहीं चला सकते, भ्रष्ट हैं, ये सब चलता था। अब वो नारा तो खत्म ही हो गया, ऐसे आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, उस तरह के नारे, लड़ाई है आगे और लड़ाई है, ये तस्वीर बदलनी है, पूरी तरह गायब, वो सब नारे ना हो करके अब जो है ये तो शब्द। लेकिन ये जो दिल्ली में हिंसा बिल्कुल नहीं होती थी, अब ये जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार के दफ्तर पर हमला, अब चाहे वकीलों ने किया हो, जिसने भी किया हो, लेकिन ये गंभीर विषय है। मुझे लगता है सुरक्षा प्राप्त है,
सुरक्षा प्राप्त है और इतना सब चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात व्यवस्था है, हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और ये भी है कि दिल्ली कोई छत्तीसगढ़ या झारखंड नहीं है कि जहाँ नक्सलवादियों का प्रभाव हो कि साहब हम उधर, एक शहर है, सिटी स्टेट है वहाँ। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गंभीर विषय है कि बीजेपी के दफ्तर के अंदर जाके हमला करना, और वो भी उस पार्टी के दफ्तर में जाके हमला करना जिसकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी जिसका प्रत्यक्ष रूप से शासन है। तो जिन्होंने हमला किया ये उनका दुस्साहस भी है। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए और तुरंत इसके जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाना चाहिए ताकि तस्वीरें सामने आ सके, कि एक दूसरे पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएं। लेकिन जहां तक जातीय राजनीति की बात है जो आपने अभी कही, तो देखिए देश का 1952 से लेकर के और जितने चुनाव हुए हैं जाति उसमें अहम फैक्टर रहा है। टिकटों का बंटवारा जातियों के आधार पर होता है, कैंडिडेट्स लाए जाते हैं, दूसरी पार्टियों ऐसा पहली बार लग रहा था कि दिल्ली के चुनाव में कम से कम, हालांकि सीटों के बंटवारे में निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वही जातिवाद का ध्यान जरूर रखा गया हर पार्टी की तरफ से। और यही 4 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब कहा गया था कि जीतने वाले उम्मीदवार, उसमें भी जीतने वाले उम्मीदवार की कैटेगरी जब तय होती है तब भी उस इलाके में कितने कौन सी जाति के लोग हैं उसी आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। लेकिन देखिए ये जाहिर होता है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की हालत कितनी नाजुक है जी, और उसी नाजुक व्यवस्था के बारे में लोग प्रश्न कर रहे हैं किरण बेदी जी से भी कि ये स्थिति में कैसे आप राज करेंगी। तो उनको ये देखना चाहिए कि ये हालत है, जब आपके कार्यालय पर इतना बड़ा हमला हो रहा है तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी, इसको उनको नजर में जरूर रखना चाहिए और गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। जी रीना गुप्ता, लगातार आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपके पास आती हूँ, लेकिन शिखा राय जवाब आपको भी देना पड़ेगा। जब आपकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार दावेदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे दिल्ली को सुरक्षा देंगे, क्योंकि पूछेगी आम आदमी पार्टी। रीना गुप्ता बताइए। देखिए मीना जी, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस है, वो सीधे सीधे केंद्र शासन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और हम और आप देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने में दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है। महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने खुद एनालिसिस करी है कि 30% इंक्रीज हुआ है रेप केसेस में, छेड़ाछाड़ी केसेस में, चेन स्नैचिंग के केसेस में। तो इस तरह अगर आप देखिए कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो जब दिल्ली में इतनी बुरी हालत हो रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो दिल्ली की जनता को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दे सके। जी शिखा राय, आप तो खुद इस बात का अनुभव ले चुकी हैं कि टिकटों के बंटवारे में किस तरह से नारी सम्मान की बात, नहीं उससे पहले मैं उस तरफ आ रही हूँ कि 49 दिनों में नारी सम्मान को लेकर के, नारी सुरक्षा को लेकर के, देखिए जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमें अपने पहले प्रॉमिसेस किए हुए कितने हमने पूरे किए उसका जवाब देना होता है। शिखा राय, जवाब आज तो ये देना पड़ेगा ना। दिल्ली की जनता ये समझना चाहेगी कि आप दिल्ली में सरकार लाने की तैयारी कर रहे हैं। जवाब मांगा जा रहा है। कौन सा ऐसा आपने कदम उठाया जो हमें ये महसूस हो कि आपके आने वाली सरकार में अगर आती है तो उसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? शिखा राय, महिलाओं को छोड़ दीजिए, महिलाओं को छोड़ दीजिए, आम आदमी को छोड़ दीजिए। अभी तो ये पूछा जा रहा है कि आपकी पार्टी की बीजेपी पद की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार जो है, दावेदार जो है, मैं भी एक महिला हूँ, मैं महिलाओं को कैसे छोड़ दूं? एक महिला हूँ, महिला की सुरक्षा और सम्मान की उन्हीं महिलाओं की आवाज को मुखर करने वाली किरण बेदी सुरक्षित नहीं है। हमला हुआ है उनके घर पे, कैसे हुआ, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आज अगर अराजकता फैलाने वाले तत्व आज इस तरह का निंदनीय काम करते हैं तो वाकई वो बहुत निंदनीय है। आपको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, आप अपनी बात रखिए जहां भी रखनी है, लेकिन इस तरह से हमला होता है तो किसकी बौखलाहट है ये बात साफ झलकती है कि कौन आज किससे बौखला गया है। और ये स्पष्ट है कि बीजेपी से आज सारे बौखला गए हैं, इसीलिए इस प्रकार के काम हो रहे हैं। जी आपके पास वापस आऊंगी। अजय मेरे साथ गाजियाबाद से एक कॉलर हैं। इरफान, आप भी कुछ कह रहे थे, आपके पास भी वापस आऊंगी, लेकिन अजय लगातार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी अजय बताइए। जी मीना जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्ते। और बाकी जो चुनाव प्रवक्ता लोग आए हुए हैं उन लोग को मेरा कोई भी अभिनंदन नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी बात, किसी भी आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं। ये लोग दूसरे इस सवाल के जवाब में भी दूसरे पे आक्षेप लगाने के अलावा अभी भी वो काम कर रहे हैं। एक, और मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप विनोद जी के एक न्यूट्रल हैं, वो पत्रकार को जितना टाइम दिया, कम से कम एक दर्शक की राय के प्रोग्राम में या तो दर्शक को बुलाया करिए, कम से कम एक दर्शक को, और जब मैं फोन कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम दीजिए बोलने का, ठीक है? जी बोलिए। ऐसा है कि ये जो व्यक्ति की राजनीति चल पड़ी है,
ये सारे मुद्दों की परेशानी यहीं पे है जहां पे मुद्दों की राजनीति छोड़ के व्यक्ति की राजनीति चल रही है। यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि देश के लोगों के लिए कौन क्या करेगा। यहाँ पे ये चर्चा होती है कि हमारे देश के लिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और उसका क्या होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या, ये जनता, हम लोग की देश की जनता की बेवकूफी है जो इस तरह की चीजों में शामिल हो जाते हैं। दूसरी बात, एक बात ये भी है कि ये बीजेपी, आप लोगों ने प्रोग्राम में आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो काम लोकसभा के चुनाव में मोदी ने जो कार्ड खेल, मतलब जो फायदा उठाया, वही चीज अब मोदी को घाटा उठाना पड़ रहा है। मोदी जी के प्रति मेरा बड़ा सम्मान है, मैं बीजेपी की बात करूंगा। बीजेपी को बड़ा वो करना पड़ रहा है, समय बड़ा बलवान होता है। अब अमित शाह जो लोकसभा चुनाव में निकल के मैन ऑफ द मैच बलवान थे, समय बलवान होता है ना, इंसान कुछ नहीं होता, ऊपर वाले के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं खड़कता है। आज वही अमित शाह जी ने सबसे बड़ा जो है समय गद्दिश में जब हो तो उन्होंने ये किरण बेदी जी को बीच में लाए। किरण बेदी जी ने बीच में जिस दिन शामिल हुई, अजय जी माफी चाहूंगी, बहुत आपकी बात को मैंने सुना, लेकिन दर्शक और भी हैं, हमारे कॉलर और भी हैं जो लगातार इंतजार करते हैं, क्यू में लगते हैं, लाइन में लगते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपको पूरा सुने। अगली बार और कोशिश करेंगे। राजीव त्यागी जी भी बहुत देर से पेशेंस रखे हुए हैं, गाजियाबाद के त्यागी जी, आप सुन रहे हैं जिस तरह से आपके दर्शक जो देखते हैं वो सीधे जानते हैं। दर्शक भी अब समझदार हो गया है, उसको पता है कि नेता टीवी पे जब बोलने के लिए आते हैं और उनसे पूछा जाता है सीधा सवाल, वो टेढ़ा जवाब देते हैं, सीधा सवाल नहीं दे पाते। आप ये बताइए कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जिन्हें वाकई में टक्कर में माना जा रहा है दिल्ली के चुनाव में, दोनों में से किसकी सरकार बनेगी वो तो 7 तारीख के बाद जब चुनाव में मतदाता वोट देके आ जाएगा उस दिन तय होगा। लेकिन त्यागी जी बार बार कह भी चुके हैं विनोद जी कि हमारी सरकार बनने वाली है, कम से कम जितनी मुस्तैदी से, जितनी जोश के साथ वो कहते हैं। लेकिन त्यागी जी, वाकई में ये जो अवसर है, ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसके बीच में कांग्रेस थोड़ा सा फायदा उठा सकती थी कि मुद्दों पे बात करती। आप लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। मीना जी, मेरे को ग्रिल करने से पहले, और जो आपके कॉलर थे गाजियाबाद से थे शायद, उन्हें पूरी डिबेट ध्यान से सुननी चाहिए थी। सबसे पहले मैं व्यक्ति था जिसने कहा था कि दिल्ली में बहस मुद्दों पे आधारित होनी चाहिए कि विकास कैसे होगा। 67 नए फ्लाईओवर कांग्रेस ने 15 साल में बनाए, मेट्रो चलाई, और जिस तरह से पूरे देश में दिल्ली की आमदनी प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए थी, वो कांग्रेस के कार्यकाल की वजह से हो पाई। ये मैंने शुरू में कहा था कि डिबेट मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में जिस तरह से जाति और धर्म हावी हो जाता है, ये चिंता का विषय है। ये मैं शुरू में कहा था। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अगर विकास पे, गवर्नेंस पे और फ्रेश चेहरे के बारे में बात होगी, पॉलिटिकल चेहरे के बारे में बात होगी, जो कि अजय माकन जी का है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा मानना है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ऑफिशियली कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा आपको, कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पॉलिटिकल लोगों को सिर्फ एक स्लोगन का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्यूटी आउटसाइड बीस्ट इनसाइड। हम लोग जैसे हैं वैसे दिखने भी चाहिए। हम लोग बाग अगर विकास की बात करते तो विकास दिखना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने अगर विकास की बात की है तो 15 साल में दिल्ली में जो विकास वो आंखों से दिखता है। जी राजीव जी, आप जिस पॉलिटिकल आदमी की बात कर रहे हैं उसे वाकई में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के बीच कितनी जगह देती है? विनोद जी, इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, उससे पहले अंशुमन द्विवेदी, एक कॉलर है मेरे साथ दिल्ली से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। और इरफान, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो तस्वीर उभर रही है कि राजनीतिक व्यक्ति को चुना जाएगा या फिर उस आम आदमी पार्टी के उस अरविंद केजरीवाल को जो भ्रष्टाचार से मुक्त देश को बनाना चाहते हैं, या फिर उस आईपीएस ऑफिसर को जिसे किरण बेदी के रूप में जाना जाता है, अगर इन तीनों में से जनता के सामने फैसला करना है तो इसे आप थोड़ा सा किस रूप में उतारेंगे अपने कार्टून में, ये भी हमें दिखाइएगा। लेकिन मेरे साथ अंशुमन द्विवेदी एक कॉलर है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अंशुमन, बताइए। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। मैं सबसे पहले तो विनोद जी, ये जो राजीव त्यागी जी ने जो बात कही कि राजनीतिक व्यक्ति अगर चुना जाता है, क्या इस चुनाव में ये मुद्दा, ये जो पहलू है, ये भी देखा जाएगा, कहीं दिखेगा? नहीं, देखिए, राजीव त्यागी की बात सिद्धांता बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ कि राजनीति जो है और राजनीतिक नेतृत्व,
वो राजनीतिक व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। मैं से व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं। सैद्धांतिक रूप से सहमत हो सकते हैं, मैं लगातार इस बात को कहता भी रहा हूं कि अगर आप अपना इलाज किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराते हैं, किसी गैर मेडिकल आदमी से नहीं कराते, अपने फाइनेंस की काम किसी गैर फाइनेंस वाले आदमी को नहीं देते, तो इसी तरह जो किसी गैर इंजीनियर से अपना मकान नहीं बनवाते, तो आप राजनीति क्यों किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति से करवाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है गैर राजनीतिक व्यक्ति हो ये बड़ा बेकार की बात है। व्यक्ति राजनीतिक होना चाहिए और जो राजनीति में आ जाता है वो राजनीतिक हो जाता है। महत्वपूर्ण ये है उसका राजनीतिक अनुभव कितना है। अरविंद केजरीवाल भी अब राजनीतिक है, वो गैर राजनीतिक नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 49 दिन के लिए, सही वो एक चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्हें राजनीति के सारे दांव पेच मालूम हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने भाजपा के विज्ञापन को एकदम से एक राजनीतिक दांव के रूप में बुनाया है, लगातार 2-3 विज्ञापनों को, उससे उनकी राजनीति उसका पता लगता है। हाँ, किरण बेदी जरूर अभी नई नई राजनीति में आई है, तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक अनुभव अरविंद केजरीवाल की तुलना में कम है। वो प्रशासनिक अनुभव उनका है, वो भी पुलिस अफसर के रूप में उसका वो अपना लाभ उठा रही, बार बार उसकी बात भी कह रही है, लेकिन राजनीतिक अनुभव उनको अभी निश्चित रूप से उनको भी लेना है, देखना है। अब ये भाजपा का फैसला है कि किसको आगे करती है वो जाने। दूसरी बात ये है, ये बात सही है कि अगर राजनीतिक अनुभव सिर्फ देखें तो निश्चित रूप से अजय माकन का राजनीतिक अनुभव इन दोनों से की अपेक्षा ज्यादा है। और जहां तक ईमानदारी और उसकी बात है तो कोई दाग अजय माकन के ऊपर भी नहीं है। और जबकि वो तो तमाम पदों पर रह चुके हैं, वो स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर के और केंद्रीय मंत्री पद तक उन्होंने लंबा सफर तय किया है और अभी तक उन पर कोई दाग नहीं लगा। ये भी सही है, भारतीय जनता पार्टी भी उन पर कोई आरोप नहीं लगा पाई, आम आदमी पार्टी भी उन पर कोई आरोप नहीं लगा पाई। ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बिल्कुल जो है नेक टू नेक के मुकाबले में फंस गया है और लग गया है कि लड़ाई हर जगह इन दोनों के बीच में, ऐसे में कांग्रेस अपने राजनीतिक नेतृत्व को लेते हुए अपने अजय माकन जैसे साफ सुथरी छवि के राजनीतिक नेता को लेके कितना स्पेस बना पाएगी, मतदाताओं को कितना जो है कर पाएगी, ये मुझे लगता है ये त्यागी जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है। क्षमा करें त्यागी जी, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह आपको करना चाहिए था, पूरा वक्त था, पूरा मौका था आपके पास, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये लड़ाई बढ़ रही थी, उस बीच में आपके पास मुद्दों को उठाने का मौका था। लेकिन कपिल इलाहाबाद से एक कॉलर है मेरे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कपिल, बताइए जल्दी से। जी सर, नमस्कार। जो है सर, मेरी एक राय है सर। जी बताइए। नमस्ते सर, मेरा राय ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो है ये इतने साल से जो है राज कर रहे हैं सर। जो है इन्होंने क्या विकास किया? बीजेपी जो है यूपी से 73 सीट अगर जीती है तो सिर्फ काला धन के नाम पे, और उसके बाद जो है इन्होंने कहा लोकपाल बिल के बारे में, जो है अगर लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ तो यही बीजेपी और कांग्रेस वाली ये बहुत भ्रष्टाचारी नेता हैं। हम तो चाहते हैं कि जनता जो है एक बार इनको सदा के लिए समाप्त कर दी जाए और कोई नई पार्टी चूज की जाए जो सरकार चला सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, आपने अपनी राय रखी। रीना गुप्ता, आपके पास आती हूं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके आज कहा है कि 7 तारीख को दिल्ली के लोग जवाब देंगे कि दरअसल जो वो क्या चाहते हैं, और जिस तरह से उपद्रवी उन्हें बताने की कोशिश की है बीजेपी ने, उसका भी जवाब उन्हें 7 तारीख को मिलेगा। ये 7 तारीख का डर है रीना गुप्ता कि जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो एक नई तरह की राजनीति की बात कर रही थी, वो भी अब उपद्रवी शब्द पे, या उसके जिस तरह से उन्होंने उसका गोत्र इस्तेमाल किया, गोत्र शब्द को आपने जातिवाद से जोड़ दिया। जी मीना जी, पहले तो मैं जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय बोल रहे थे उस बात का जवाब देना चाहूंगी। भले ही अजय माकन जी के ऊपर कोई दाग ना हो, लेकिन इस तरह तो मनमोहन सिंह जी के ऊपर भी कोई दाग नहीं था। मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ कि गोत्र शब्द को, 2G 3G सारे घोटाले हुए थे, तो गोत्र शब्द को जातिवाद और कांग्रेस को वोट मनमोहन सिंह का मामला जनता तय कर चुकी है। रीना गुप्ता हो रही है। रीना गुप्ता, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो तो हार चुके हैं चुनाव, उनको जनता ने सजा दे दी तो लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर बिठा दिया। इस एक शब्द पे इतना बवाल मचा के, दिन भर इस पे सियासत करके, पूरी जातिगत राजनीति को इससे जोड़ के अगर ये कहते हैं कि 7 तारीख को जवाब मिलेगा, तो वाकई में पार्टी इस जो जातिवाद की राजनीति है उसको भी अब दिल्ली में अगले 7 दिन तक भुनाना चाहती है, अगले 6 दिन तक बल्कि। मीना जी, मैं इस बात से कतई वो नहीं करती हूँ, मैं इस बात के बिल्कुल खंडन करती हूँ। हमने शुरू से मुद्दों की सिर्फ राजनीति करी, हमने मुद्दों के ऊपर बात करी। हमने शुरू से कहा किरण बेदी जी को भेजिए डिबेट करने के लिए, ताकि दिल्ली की जनता देख सके
कि आम आदमी पार्टी क्या बात कर रही है और बीजेपी क्या बात कर रही है। ये तो आप सवाल बीजेपी से पूछिए कि उन्होंने डिबेट का स्तर इतना क्यों गिरा दिया कि इस तरह के गंदे गंदे विज्ञापन दिए और उन्होंने इस डिबेट के स्तर को गिराया है। तो ये सवाल आप बीजेपी से करिए कि वो इस तरह के विज्ञापन दे क्यों रहे हैं। जी शिखा राय, क्या इस बात में सच्चाई है? इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस तरह के विज्ञापन जब पहले आए थे, परिवार पर हमला किया था, अन्ना के जरिए जब आपने हमला करने की कोशिश की थी, तब भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नाराज हुआ था, नाराजगी जाहिर की गई थी और कहा गया था कि इस तरह की गलती दोबारा न हो। मुझे नहीं ध्यान है या पता है किस बात की आप जिक्र कर रहे हैं, कब के कौन से बात को कह रहे हैं। जो कार्टून जिसमें अन्ना को माला पहनाई गई थी, अभी की वो कार्टून मुझे बात पूरी तो करने दें। आपने सारी डिबेट में मुझे एक बार भी बात पूरी करने का अवसर नहीं दिया। मुझे ये तो बताने दीजिए कि ये जब हम चुनाव में जाते हैं तो विरोधियों की जो नाकामियां हैं, जो कुछ भी गलत बातें हैं, उसको हम कहते हैं, बताते हैं। यही तो हमारा काम है, जनता के सामने बताना और अपनी पक्ष को आगे रखना और फिर जनता से वोट अपील करना। तो क्या गलत है और क्या सही, और मंचों से किस प्रकार का मुझे आपने इस बात को लेकर के आज इस पे चर्चा कर दी। आपने इसकी चर्चा क्यों नहीं की कि क्या वोटर को ये कहना कि आप पैसे ले लें और वोट दें और नहीं देते तो केजरीवाल जी के मुंह से अगर ऐसी बात आ रही है, इतने इनके बड़े नेता माने जाते हैं, तो क्या ये बातें हैं जो चुनाव में नहीं होनी चाहिए, या इस बात पर कि आज एक राजनीतिक संदर्भ में कही हुई बात को आप जातिगत उसमें भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का तो ये हमेशा से स्टंट रहा ही है मीरा जी, कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही अपने आप को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनके पास मुद्दे कोई नहीं है। आज लोकपाल का मुद्दा लेकर के आए, अब वो भी बीच में छोड़ दिया। पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कही, अब तो आपके पास 50 दिन का काम था जो आप लोगों के बीच में ले जा सकते थे, क्योंकि था नहीं। तो इसलिए आए दिन आप क्या कहते हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं, मोदी जी वो कह रहे हैं, भाषण में मोदी जी ने मेरे आप क्यों इतना समय उस पे देते हैं? आप अपने मुद्दों पे ध्यान दीजिए। आपने मेरे सवाल के जवाब में पूरी तरह अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, आम आदमी पार्टी क्या करती है, इस बात को घुमाया। मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे बहुत सीधे पूछा था कि बीजेपी नेतृत्व ने नाराजगी जाहिर की थी कि इस तरह के कार्टून्स न बनाए जाएं, न विज्ञापन में दिए जाए, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के वो लोग जो इस तरह के विज्ञापन की दुनिया को देख रहे हैं, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? मैंने सवाल ये पूछा था आपके पास। लेकिन इरफान एक बार फिर से दिखाइए, आपने क्या इस तस्वीर को रखा है और किस रूप में रखा है, और जरा समझाइए भी दर्शकों को। मैंने एक कंपैरिजन किया, जैसे कि आप अभी विस्तार में चर्चा करना चाह रही हैं सबके बारे में, तो मैंने एक ग्रुप में बना दिया है कि सब अपने अपने बारे में अपनी झांकी दिखा रहे हैं। वो कि केजरीवाल झाड़ू लेकर के मैं सफाई करूँगा, है ना, और ये बता रही हैं कि 40 साल का अनुभव। किरण बेदी जी सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही बात बताती हैं कि 40 साल का मेरे पास में प्रशासनिक अनुभव है और मैं क्या करूंगी ये नहीं बताती, वो एक अलग बात है जी। दूसरी बात ये कि कांग्रेस उसके अंदर सबसे ज्यादा जो बेचारी हालत में कांग्रेस है, इतना सारा सब कुछ किया हुआ है, लेकिन वो क्या सोचती है कि लोगों को तो सब पता है हमारे बारे में, तो बताने ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में तो सब लोगों को पता ही है, हमने जो किया है और वैसे ही हम करेंगे। जी हाँ विनोद जी। नहीं बिल्कुल, इरफान का कार्टून जो है जो इन्होंने अभी तुरंत बनाया, बड़ा इसमें पंच है। देखिए सफाई मैं करूंगा, अब उस सफाई का मतलब जो है भ्रष्टाचार की सफाई है, विरोधियों की सफाई है, क्या सफाई है वो उसमें उसका निहित है, ये खुद ही साफ हो जाएंगे। है अब वही मैं सब वो एक सफाई कोट इन कोट है जी। 40 साल का अनुभव, अब वो 40 साल का अनुभव उनका पुलिस का अनुभव, डंडा चलाने का अनुभव है, काम लेने का अनुभव है, काम करने का अनुभव है, क्या वो भी उसमें भी एक अपनी उनकी बात है। और कांग्रेस के बारे में उनका हमारे बारे में सब पता है, अब हमारा अच्छा बुरा जो भी है सब पता है। आप देखिए इस चुनाव के अंदर उनके विज्ञापन तक नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के तरीके से, जैसे कि विज्ञापन एक राष्ट्रीय पार्टी का आने चाहिए कि भाई आप अपने बारे में बताएं ना। विज्ञापन इसीलिए होते हैं, हमले करने के लिए नहीं होते। ये इस कदर विज्ञापन कर रहे हैं कि सिर्फ विज्ञापन को लोग पढ़े ही नहीं, उसके बाद भी उस पर बहस हो, उसके बाद भी उस पर चर्चा हो। दिन भर आज सुबह से सारे टेलीविजन चैनल, सारी राजनीतिक बिरादरी विज्ञापन पे बात कर रही है, बीजेपी ने जो दिया है। अरविंद केजरीवाल उतना विज्ञापन नहीं दे रहे, लेकिन उसको कैसे भुनाया जाए उसको चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस कहते हैं 140 साल पुरानी पार्टी है, हमें तो हमारे बारे में पता ही है सबको। राजीव त्यागी जी, 40 साल का बताते रहे, हमें भी बताना पड़ेगा। पार्टी में भी सबको पता है कि हमारी क्या स्थिति है और हम कहाँ ठहरने वाले हैं, इसलिए हथियार पहले से डाल दिए हैं। आपने देखा कैसे आज
झुग्गियों के अंदर कंपनियां बना करके 50-50 लाख के फंड की जो बात है, कहां से आ रहा है कि मैं हथियार डाल चुका हूं या कांग्रेस पार्टी हथियार डाल चुकी है? आज तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी यही लग रहा है राजीव जी। और मीना जी, मैं नहीं, आप देखिए, मैं बहुत अनुशासित होकर के डिबेट कर रहा हूं। अगर अनुशासन में रहना बुरी बात है तो तोड़ देता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि देखिए, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता भी बोल रही थी कि हम लोग बात खंडन करते हैं इस बात का, तो उनके एक इतिहास है खंडन करना और उसके बाद फिर वंदन करना। किसी भी मुद्दे का पहले वो खंडन करते हैं। अरे आप आम आदमी पार्टी बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे तो इरफान जो कह रहे हैं या देश या दिल्ली की जनता जो कह रही है, जिन्हें महसूस होता है। बता देता हूँ आपको, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का किया हुआ विकास मैंने बताया वो आंखों से दिखता है। आप तीनों में से कोई भी नहीं करता, मुश्किल तो ये है। आप तीनों में से मुश्किल ये कोई भी नहीं करता है। हमारे दर्शक ने भी इसीलिए कहा ये सारी बात। आपने त्यागी जी, आपने वही कहा जो इरफान ने अपने कार्टून में दिखाया। अपने कार्टून में बिना कुछ बोले सब कुछ कह दिया है, सबको पता है। शिखा राय, बहुत संक्षेप में अंतिम सवाल आपसे, हालांकि वक्त नहीं है कार्यक्रम का, लेकिन इस तरह की बातें भी आज दिन भर चर्चाओं में रही कि क्योंकि किरण बेदी की सभाओं में उस तरह की भीड़ नहीं आ पा रही है, उस तरह का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो एक डर है जिसकी वजह से केजरीवाल पर ज्यादा हमला करके बीजेपी सुर्खियों में कैसे ज्यादा से ज्यादा रहे, इसका रास्ते निकाल रही है। क्या ये डर बीजेपी के अंदर है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर केजरीवाल आज एक पार्टी के नेता हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अब जब चुनाव में हैं, वो पार्टी सामने है, तो रोज उनके खिलाफ तो बात होगी। जो गलत वो बात करते हैं उनके खिलाफ बात होगी। तो इसमें डर या बौखलाहट की क्या बात है? बौखलाहट इससे साबित होती है जो आज किरण बेदी जी के ऑफिस पर हमला हुआ, ये बौखलाहट की निशानी होती है। किसी के ऊपर कार्टून बनाना, व्यंग करना या किसी के बारे में कुछ बोलना, वो बौखलाहट नहीं होती है। हमला किसने किया है? हमला किसने किया आपके मुताबिक? आपने जानकारी जुटाए बिना सीधा निशाना साध दिया। हमला किसने किया है? ये नहीं, किस पे निशाना? मैंने किस पे निशाना साधा है? मैंने किसका बोला है? नहीं, किसने किया है ये हमला? कौन बौखला गया? मैंने तो किसी को, ये कौन बौखला गया जो हमला कर रहा है? ये बौखलाहट की निशानी है। आपने कहा कि कार्टून देना या किसी के बारे में बोलना बौखलाहट है, तो वो बौखलाहट नहीं है, वो प्रचार है। हर कोई प्रचार करता है अपने। शिखा जी, आपने कहा बौखलाहट, वो किसकी बौखलाहट थी जिसने हमला किया? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो आपने मुझे कहा कि कार्टून देना या प्रचार करना बौखलाहट है। क्या प्रचार बंद कर दें? क्या हम ये बताएं कि हम बौखला गए तो प्रचार बंद कर दें? मुझे समझ नहीं आता है मीरा जी कि अगर आज केजरीवाल जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी प्रचार में आता है जो उनके ऊपर उनकी हर बात को जनता के सामने सच्चाई की तरह पेश करता है, तो इसमें बौखलाहट कहाँ है? जी, तो अधिकार है हमारा प्रचार करना। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया शिखा राय, राजीव त्यागी जी, रीना गुप्ता, विनोद अग्निहोत्री जी और इरफान। आप हमारे दर्शकों को इस तरह से जो 1 घंटे में हम बताने की कोशिश करते हैं वो आप तकरीबन 1 मिनट में बता देते हैं, और हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से ये जरिया जो है वो बहुत पसंद आ रहा होगा। हम भी लगातार अपने इस कार्यक्रम में इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे, मुद्दों को उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज फोकस न्यूज के जरिए उठती रहे लगातार। फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारा वोट भाजपा को। मोदी जी आए हैं